नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी हिंदी पैडा की 13वीं क्लास है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 181 से 195 तक डिस्कस किए जाएंगे। और मित्रों, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। ये बिल्कुल नया और बिल्कुल ही आसान तरीका है। अगर आप इसमें आपने ये वाला तरीका थोड़ा सा भी मन से सीख लिया, या जो चीज़ें मैं कह रहा हूँ उनको आपने थोड़ा फॉलो कर लिया, तो मैं कहता हूँ कि सीटेट आपका 100% क्लियर होगा। देखिए, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये थोड़ा सा तरीका नया है, आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसको समझने का जो सबसे बेस्ट तरीका वो क्या है कि जो मेरी ये क्लासेस हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस देख रहे हैं, इनको सीरियल वाइज देखें। सीरियल वाइज देखने से क्या है कि चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि ऐसा हुआ होगा, मान लो पहली क्लास है, उसमें कोई मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव पकड़ लिया और उसको जितने अच्छे से समझाया, हो सकता है दूसरी क्लास में ना समझाया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली क्लास में बच्चा सीख गया तो दूसरी में दूसरी चीज़ सिखाऊं। तो इसलिए आप मेरी क्लासेस सीरियल वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 181 उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है, वो अपनी पीडीएफ निकाल लो और जो जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ उनको लिख लिया करो। वही आपकी थ्योरी हो जाएगी और उससे ज़्यादा थ्योरी सीटेट में आने वाली है नहीं। और जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए पहला क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा, वो कह रहा है भाषा क्या होती है। तो इसका मतलब है कि सीधा सीधा वो भाषा की परिभाषा पूछ रहा है। तो भाई, जब परिभाषा पूछी जाए या किसी की सेइंग पूछी जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव से आप थोड़ा सा हट जाएं। क्यों? क्योंकि जब जो चीज़ फिक्स है वो तो आपको फिक्स ही बतानी पड़ेगी। तो भाषा की परिभाषा क्या है कि भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। इसके अलावा इसका कुछ आंसर नहीं होगा, यही आंसर होगा, इसको रट लो। बाकी हम तीनों ऑप्शन पढ़ेंगे क्योंकि हमें अपनी प्रैक्टिस भी तो करनी है। देखिए, नियमों की जानकारी से ही निखरती है, नियम और ही दोनों नेगेटिव। विद्यालय में ही सीखी जाती है, ही नेगेटिव। सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। ये जो मैंने जितनी ये डंडे लगा दी, ये सारे वर्ड नेगेटिव हैं। कहीं पे भी आए इन वर्डों को नेगेटिव कर दा। आंसर हमारा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा होगा? यानी कि हम क्या देखेंगे? नेगेटिव देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेगेटिव देखना। यहाँ से पढ़ते हैं। विषय वस्तु की वैविध्य, वैविध्य, विविध, वैविध्यपूर्ण पॉजिटिव। पाठों की संख्या, इसको थोड़ा होल्ड पे करेंगे। अभ्यासों में वैविध्य, वैविध्य पॉजिटिव। भाषा की विभिन्न छटाएं, भाषा की विभिन्न छटाएं पॉजिटिव है। छटाएं आ जाए या लिखा हुआ आ जाए रंगतें, ये भी पॉजिटिव होता है। अब देखो, पहला, दूसरा और चौथा ये तो पॉजिटिव ही है। ये बात हमें 100% श्योर है कि ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो क्या बचा? आंसर ये बचा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है। भाई, पाठ्य पुस्तक जो है वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा कुछ क्रिएटिव चीज़ें सीख सके, ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चे को पढ़ने में मज़ा आए, उसमें जो अभ्यास कर रहा है उसमें वैविध्यपूर्णता होनी चाहिए। पाठ कम हो या ज़्यादा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या करेगा? भाई, बहुभाषिकता जो वर्ड है वो पॉजिटिव है एनसीएफ 2005 के अनुसार। तो जब पॉजिटिव चीज़ तो पॉजिटिव ही करेगी, तो हम पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करते हैं। किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। देखो, निपुणता नेगेटिव, निपुणता जो है नेगेटिव। बाधक, देखो बाधा आ जाए या बाधक आ जाए, ये भी नेगेटिव है। ये शब्द पढ़ के ही थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल सा फील होता है। जब आपको ही फील हो रहा है तो बच्चे को तो और ज़्यादा होगा। तो जिसमें बच्चा अच्छा फील ना करे वो नेगेटिव। कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, जटिलता, ये भी नेगेटिव। शिक्षक के लिए गहन समस्या है। कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसमें शिक्षक की सुविधा या दुविधा की बात की गई हो वो पूरा नेगेटिव होता है। शिक्षक के बारे में आप तब तक नहीं सोचोगे जब तक कि शिक्षक के बारे में ही प्रश्न ना आ जाए। तो भाई, ये तो नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव। अब क्या बचा? पॉजिटिव ढूंढना था। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। अगर एक से ज़्यादा भाषाएं होंगी तो बच्चा जो है, जो उसका संज्ञानात्मक विकास होता है वो और अच्छे से होता है। और देखो भाई, संज्ञान आ जाए, अभिसंज्ञान आ जाए, पॉजिटिव का ध्यान रखना आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा सभी विषयों के कहाँ होती है? बहुत आसान है भाई, ये तो केंद्र में होती है। केंद्र कहाँ होती है? केंद्र में होती है। क्यों केंद्र में होती है? कि देखो, कोई सा भी विषय हो, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, पंजाबी, ऐसे तो ये भाषाएं हैं। अब और दूसरी चलो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो, आपका क्या कहते हैं, सोशियोलॉजी, कोई सा भी विषय हो, वो किसी ना किसी भाषा में ही तो होगा। इसलिए जो भाषा होती है वो क्या होती है? सभी विषयों के केंद्र में होती है। सीधा आंसर इसका।
कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं, क्या मानते हैं? पता नहीं चल रहा नेगेटिव पूछ रहा है पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में हम ये मान के चलेंगे कि वो लगभग पॉजिटिव ही पूछ रहा होगा। यहाँ से चलते हैं। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए, यानी कि कविता को एक ही अर्थ होता है, ये कहना चाह रहा है। ये आपको बाउंड कर रहा है, ये वाला जो सेंटेंस है कि भाई एक ही अर्थ में पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो, नहीं। छोटा बच्चा है, एक ही अर्थ में नहीं पढ़ेगा, वो अपने हिसाब से पढ़ेगा, इसलिए ये नेगेटिव। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। मैंने बताया बाधा आ जाए कहीं पे भी नेगेटिव, जटिल आ जाए नेगेटिव। और अलग अलग तरह से पढ़ोगे तो फिर समझने में बाधा क्यों होगी, बल्कि आप और अच्छे से समझोगे। अलग अलग तरीक़ों से पढ़ोगे, अलग अलग तरीके से कोई चीज़ पढ़ाई जाएगी, कोई चीज़ सिखाई जाएगी, तो वो तो और अच्छी बात है। और ये कह रहा बाधा, तो ये नेगेटिव हो गया। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी है जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए, यानी कि कविता जो लिखी गई कवि के द्वारा, वो उसने क्या सोच के लिखी आप वैसा ही समझो। ये देखो जरूरी नहीं होता। आपने भी देखो, अगर आपने कवि सम्मेलन सुने हो, टीवी पे भी आते हैं और एक्चुअल में भी होते हैं, कोई आप में से कुछ लोग गए भी होंगे। तो देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कवि ने लिखा मातृभूमि के ऊपर और उसने मातृभूमि को कहा माँ, लेकिन हो सकता है जो सुनने वाला है वो अपनी जो उसकी रियल माँ है उसके साथ कनेक्ट कर ले उन शब्दों को, तो उसकी भावनाएं बदल जाएंगी। तो जो कविता होती है या जो कहानी होती है, उसे हमने क्या, हमारे अनुभव हैं, हमने क्या चीज़ों को देखा है, कैसे महसूस किया, उस हिसाब से हम उसको कविता को समझते हैं। तो ये बात भी गलत, ये बात भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर तो यही होगा। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव परिवेश में ही कविता समझते हैं, यानी कि जो उनका अनुभव है, बच्चों का अनुभव पॉजिटिव, परिवेश पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे ही जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, समझना पॉजिटिव होता है, लेकिन ये ही बच्चे के लिए ही आया है। और बच्चे के लिए कोई भी चीज़ अगर है तो वो पॉजिटिव होती है। जैसे मैंने बताया भी कि आप ही, स्वयं ही, खुद ही, और वो बच्चे के लिए आ रहा हो। अब यहाँ आप स्वयं ही तो है नहीं, लेकिन आप स्वयं या खुद तो नहीं है, लेकिन जो ही है ये बच्चे के लिए आ रहा है। और दूसरी चीज़ जो ट्रिक है उससे समझ लो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर एक नेगेटिव है भी तो क्या कर लेगा जब तीन पॉजिटिव हैं तो। बाकी ये मैंने आपको तीनों समझा दिए। तो आंसर फर्स्ट। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से, देखो अलग अलग तरह से अगर बच्चा पढ़ेगा क्रिएटिव बनेगा, पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है। पहला देखेंगे, व्याकरण सम्मत भाषा लिखने को मदद मिलती है, व्याकरण नेगेटिव। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, किताब या पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखक से बच्चों को क्या लेना देना भाई। 10 साल के बच्चों को क्या पता कविता किसने लिखी, कहानी किसने लिखी, उसको तो बस मज़ा आना चाहिए। तो ये भाई देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीन तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव हो गए। तो आंसर तो यही है। अब ये देख लेते हैं इसमें पॉजिटिव क्या है। भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करना समझ विकसित होती है। तो देखो इसमें इतने सारे पॉजिटिव, विविध, वैविध्यपूर्ण, विभिन्न, भिन्न, कहीं भी आ जाए पॉजिटिव होगा। संदर्भ का मतलब होता है कि आप बच्चे को जो चीज़ पढ़ाना चाहते हैं, जैसा माहौल देना चाहते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आप बच्चे से करवाओ, उससे रिलेटेड चीज़ें किताब पढ़ाओ, कहानी पढ़ाओ, जो चीज़ आप देना चाहिए, इसको बोलते हैं संदर्भ। भाषा प्रयोग करना बच्चा सीख जाए, समझना सीख जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, पॉजिटिव आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य। अब देखो कह रहा है उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, मतलब ऐसा हो रहा है तो किस उद्देश्य के लिए हो रहा है, तो भाई उद्देश्य तो पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। विज्ञान विषय को गहराई से समझना, देखो गहराई। अब इस गहराई को, इसको पढ़ने से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बच्चों को कुछ एक्सपर्ट सा बनाना चाह रहे हो। और भाई 10 साल का या 12 साल तक बच्चा जो होगा वो एक्सपर्ट नहीं बनेगा किसी भी चीज़ में। तो इसलिए ऐसा कोई सेंटेंस जिससे आपको ये लगे कि बच्चों को एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको बहुत ज़्यादा कुशल बनाने की कोशिश की जा रही है, वो सेंटेंस होता है नेगेटिव। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, जिज्ञासा पॉजिटिव है। विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा के प्रयोग को समझना, विज्ञान की भाषा को समझना। तो देखो भाई ये तो पक्का नेगेटिव था, लेकिन 1 2 3 ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव वर्ड्स आ रहे हैं, जिज्ञासा, संदर्भ, प्रयोग, समझना। तो जब आप ऐसे फंसोगे, कई क्वेश्चनों में फंसोगे, 2 में फंस सकते हो, 3 में फंस सकते हो, 4 में भी फंस सकते हो, तो क्या करना है, तो आप क्या देखोगे, पहली चीज़ विस्तार कहाँ है, बच्चा ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, बच्चे को खुद से करने का अवसर कहाँ मिल रहा है, बच्चा यहाँ पे क्या बच्चा कल्पनाशील हो रहा है, कुछ चीज़ कल्पना कर पा रहा है, अपने हाथ से चीज़ों कर पा रहा है, क्रियात्मक हो पा रहा है, एक्टिव हो पा रहा है। अगर ऐसा है या बच्चा कंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, वही आंसर होगा। अगर वो भी ना मिले, पहली बात जो है, तो दूसरी क्या है, मेरे पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव ढूंढना, नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव ढूंढना। तो पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। देखिए पॉजिटिव क्या है, संदर्भ, प्रयोग, समझना, इसमें 3 पॉजिटिव है। जिज्ञासा 1 पॉजिटिव, इसमें समझ 1 पॉजिटिव। तो जिसमें ज़्यादा पॉजिटिव है इसका मतलब उसी में ज़्यादा विस्तार है, उसको आप आंसर करेंगे।
भाषा अर्जन भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी क्या पूछ रहा है, नेगेटिव। तो पहले भाषा अर्जन और भाषा अधिगम समझ लो भाई। भाषा अर्जन क्या होता है, जो हमारा अर्जन का मतलब होता है जो चीज़ें हमें स्वयं मिल जाएं, स्वाभाविक रूप से मिल जाएं, सहज मिल जाएं, जिसके लिए कोई प्रयास ना कर पड़े, अर्जन। तो जनरली जो हम अर्जन करते हैं वो मातृभाषा का अर्जन करते हैं, जो हमारी माँ की भाषा होती है ना, उसका हम अर्जन करते हैं, यानी कि जो परिवार में हमारे भाषा बोली जाती है। तो ये सहज और स्वाभाविक होती है, इसके लिए कोई ट्यूशन नहीं चाहिए, कोई स्कूल नहीं चाहिए, कोई सिखाता नहीं है, वो धीरे धीरे उस माहौल में रह के हम सीख जाते हैं। और भाषा अधिगम क्या होता है, अधिगम मतलब लर्निंग, और लर्निंग के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो सीधे सीधे अगर शब्दों में कहूँ तो जो भाषा अर्जन है वो सहज होता है, स्वाभाविक होता है, अपने आप हो जाता है। और जो भाषा अधिगम है इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। देखो हम लर्निंग के लिए जाते हैं, कई बार हम इंग्लिश सीखने के लिए जाते हैं तो कितना प्रयास करना पड़ता है, टेंस रटो, ये करो वो करो, ट्यूशन जाओ, फीस दो, ये वाली किताब लाओ, वो वाली किताब लाओ, इतना सारा प्रयास करना पड़ता है, तब भाषा का अधिगम होता है। और जबकि अर्जन अपने आप ही हो जाता है। तो ये तो भाषा अधिगम और अर्जन था। अब हम देखते हैं ऑप्शन में नेगेटिव ढूंढना है। सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल है। सांस्कृतिक विभिन्नता पॉजिटिव है। देखो आप जैसी संस्कृति में रहोगे उससे आपकी हर चीज़ प्रभावित होगी। भाषा की भी बात कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप इंग्लिश सीखने के लिए जा रहे हो और फिर आप सीख नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कहते हैं, यार वो माहौल नहीं है हमारे आसपास, कोई बोलता ही नहीं है, मैं ही बोलता हूँ, तो कहते हैं तू बड़ा अंग्रेज बन रहा है। ऐसा होता है अक्सर। तो क्या है, क्योंकि जो हमारी हम जिस संस्कृति में रह रहे हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारे भाषा अधिगम को और अर्जन को दोनों को प्रभावित करेगा। तो ये तो भाई बिल्कुल सही बात। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, बिल्कुल, मातृभाषा वैसे भी पॉजिटिव है, विभिन्न भी पॉजिटिव है। तो जनरली मैंने बताया कि जो अर्जन होता है वो मातृभाषा का ही होता है, यानी कि बच्चा अपनी मातृभाषा में ही जो भी संकल्पनाएं बनाएगा, जो थॉट्स आएंगे उसके मन में, वो मातृभाषा में आते हैं, ये बात भी ठीक है। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। देखो अधिगम यानी कि लर्निंग, मान लो आप इंग्लिश को लर्न करने जा रहे हो, तो क्या इसमें अनुवाद नहीं करोगे आप, आपको अनुवाद करना पड़ेगा, किसमें, मातृभाषा में, या जो आपकी मानक भाषा है उसमें। तो ये बात उन्होंने गलत कह दी। चौथा देखो, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, बिल्कुल सही बात है, जबकि अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये भी ठीक है। तो थर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, नेगेटिव पूछ रहा है। कम मतलब नेगेटिव, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव, तो नेगेटिव ढूंढेंगे। यहाँ से चलते हैं। कक्षा का बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। देखो बहुभाषिकता पॉजिटिव है, एनसीईआरटी 2005 कहता है। बहुसंस्कृति पॉजिटिव है क्योंकि आपके हर चीज़ को प्रभावित करती है। संदर्भ पॉजिटिव है, कहीं पे भी आ जाए संदर्भ पॉजिटिव कर देना। कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, विभिन्न प्रकार की सामग्री अलग अलग तरह की है, ऑडियो विजुअल एड्स भी हैं, चार्ट भी हैं, पोस्टर भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो अच्छी बात है। विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पॉजिटिव होता है, और विभिन्न प्रकार का तो और अच्छी बात है, तो ये भी पॉजिटिव। तो भाई ये तीनों तो अच्छी तरह से पॉजिटिव है, तो आंसर इसको कर दो। अब इसमें देखेंगे नेगेटिव चीज़ क्या है जो हमने आंसर करा, क्योंकि नेगेटिव ही पूछ रहा था। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण किया जाए। 5-6 साल के बच्चे से करवा लो, क्या विश्लेषण करवाओगे तुम, कर लेगा क्या, वो नहीं कर पाएगा। 10 साल का बच्चा भी विश्लेषण नहीं कर पाएगा, वो डिफरेंसेस नहीं बता पाएगा चीज़ों को। तो भाई यही नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप करवाओगे तो बच्चा क्या करेगा, इसमें अनकंफर्टेबल फील करेगा, कर नहीं पाएगा, उसको वजन लगेगा, उस पर बोझ पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ हो जो बच्चे को परेशान करे वो नेगेटिव होती है। और भाई नेगेटिव ही पूछ रहा था, आंसर ही होगा। अगला देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए तो फिर पॉजिटिव। देखो केवल साहित्य, कहानियाँ और कविताएं केवल नेगेटिव। और मैंने बताया कहानी और कविताएं अगर साथ साथ आएँ तो थोड़ी सी पॉजिटिव होती हैं, लेकिन केवल लगती है, केवल मात्र ही सिर्फ नेगेटिव होगा, एकमात्र, वो भी नेगेटिव होगा। विदेशी साहित्य की रचनाएं, वैसे तो साहित्य ही नेगेटिव है, ऊपर से ये विदेशी, तो ये पूरा नेगेटिव। देखो साहित्य के बारे में समझ लो, अगर आप फर्स्ट पेपर दे रहे हो यानी कि प्राइमरी का, तो जो साहित्य है वो नेगेटिव होगा। अगर आप पेपर सेकंड दे रहे हो यानी कि अपर प्राइमरी का सीटेट का, और उसमें साहित्य आ जाए तो वो पॉजिटिव होगा। ये थोड़ा सा समझ लेना बस। आप कुछ बच्चे पूछते हैं सर पता कैसे चलेगा कि ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट पेपर का या सेकंड का, तो जो सेकंड का क्वेश्चन होगा उस पर लिखा, इस तरह से लिखा ना प्राथमिक स्तर, वहाँ लिखा होगा उच्च प्राथमिक स्तर, तो समझ जाना कि साहित्य पॉजिटिव है। लेकिन अगर ये सेम चीज़ वहाँ लिखी होती तो ये नेगेटिव होती, क्योंकि साहित्य तो पॉजिटिव था, लेकिन विदेशी साहित्य की क्या जरूरत है भाई 12-13 साल के बच्चों को पढ़ाने की। अगर अपर प्राइमरी की बात करूँ तो नेगेटिव। ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों, जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों।
अलग अलग भाषा की जो छटाएं होती हैं ये पॉजिटिव होता है। अलग अलग छटाएं या अलग अलग रंगतें, भाषा की विभिन्न छटाएं या भाषा की विभिन्न रंगतें, ये पॉजिटिव होता है और हमेशा पॉजिटिव रहेगा। जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो, मूल्य यानी कि वैल्यूज, तो भाई ये भी हो सकता है। तो आप देखो ये दोनों तो पक्के नेगेटिव थे, ये दो पॉजिटिव थे। आप फिर फंस गए दो में। तो जब भी दो में, तीन में, चार में फंस जाओ तो आपको क्या देखना, आपको विस्तार देखना है। जहाँ बच्चा कंफर्टेबल फील करना है वो देख रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीख रहा है वो देखना है, बच्चा खुद करके कहाँ सीख रहा है वो देखना है। और वो भी ना मिले तो क्या देखना है, मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पूछ रहा तो पॉजिटिव, नेगेटिव पूछ रहा तो नेगेटिव। जब आप फंस जाओ तो देखो पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव है, मूल्य वैल्यू की बात कर रहा है, लेकिन ये परिवेश से भी जुड़ गई। यहाँ बच्चा ज़्यादा सीखेगा, यहाँ क्या सीखेगा, वैल्यूज, मूल्य सीखेगा। बस नमस्ते करो, झूठ मत बोलो, कोई आता है तो खड़े हो जाओ, इसके पैर छू लो, उसके बस वैल्यू सीखेगा और क्या सीखेगा। लेकिन जब विभिन्न छटाओं की बात हो रही है तो इसमें वो वैल्यूज भी इंक्लूड हैं, इसलिए ये ज़्यादा विस्तारित है और यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या देखना होगा। पॉजिटिव चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, व्याकरण नेगेटिव। अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, अर्थपूर्ण पॉजिटिव, संदर्भ पॉजिटिव। लिखावट की सफाई और सुंदरता को, यानी कि ये सुलेख की बात कर रहा है, और सुलेख हमारा क्या होता है, सुलेख आ जाए, श्रुतलेख आ जाए, नेगेटिव होता है। अभिव्यक्त विचारों को जांचना, अभिव्यक्ति पॉजिटिव होती है। अब देखो दो में फिर फंस गए, अब बड़े दो में बहुत फंस रहे हैं इस बार हम, ये तो आंसर है नहीं, अब दो हैं। अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भों को देखना और अभिव्यक्त विचारों को देखना। हम थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वो देखो लेखन क्षमता की बात कर रहा है स्पेशली, तो जब वो स्पेशली लेखन क्षमता की बात कर रहा है तो लेखन क्षमता के संदर्भ में ऑप्शन देखना पड़ेगा अब आपको। हैं तो ये दोनों पॉजिटिव, दूसरा और चौथा, लेकिन अभिव्यक्त विचारों को जांचना, यानी कि जब बच्चे से हमने लेखन के बारे में कहा, राइटिंग का, उसको जब हम टेस्ट ले रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि बच्चे ने जो अपने खुद के विचारों को अभिव्यक्त किया है वो उसकी योग्यता कैसी है। अगर उसके जो विचार हैं वो मौलिक हैं, हाँ सुन लो, कहीं पे लिखा आ जाए मौलिक विचार पॉजिटिव होता है, मौलिक विचार पॉजिटिव, इसको लिख लो कॉपी। मुझे पता आप कॉपी लेके बैठते हो और आपको बैठना भी चाहिए, जो चीज़ें मैं बताऊँ उनको सबको लिखा करो। तो ये ज़्यादा पॉजिटिव है, क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि वो लेखन क्षमता की बात कर रहा है और लेखन क्षमता में जो विचार होते हैं, जो मौलिक विचार होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना, ठीक है, अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भ कौन से, यही पता नहीं चल रहा कि कौन से, जो बच्चा पढ़ रहा है वो वाले, या जो टीचर जो पढ़ा रहा है वो वाले, या बच्चा जो लिख रहा है वो वाले, ये पता नहीं चल रहा, थोड़ा यहाँ कन्फ्यूजन है। तो इसे हम थोड़ा सा क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, तो उसके हिसाब से क्या, अभिव्यक्त विचार जो है उसको आपको जांचना होगा, उसका आपको मूल्यांकन करना होगा, तब बच्चे की लेखन क्षमता का पता चलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है। मैंने क्या कहा, जो चीज़ है या होनी चाहिए वो पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे भाई। पॉजिटिव में देखते हैं क्या मिलता है आपको। यहाँ से देखो, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चे में अगर गलती निकाल रहा हो कोई सेंटेंस तो उसे नेगेटिव कर देना, इसने तो लेखक में ही गलती निकाल दी तो हटाओ इसको। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई गई, शुद्ध भाषा नेगेटिव। और बच्चे को नहीं सिखाई गई, नहीं बच्चे को नहीं आती, वो यही तो कहना चाह रहा है, बच्चे में ही तो गलती निकाल रहा है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे में गलती निकाले, बच्चे का फॉल्ट बताए, बच्चे को दीनहीन दिखाने की कोशिश करे, वो नेगेटिव होता है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है, देखो इसे पढ़ के ही मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है। मैंने बताया ऐसे सेंटेंस जो आपको अनकंफर्टेबल फील करवाएं, नेगेटिविटी आपके दिमाग में लाएं, वो सेंटेंस नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर तो यही होगा, पॉजिटिव पूछ रहा था। अब देख लेते हैं जरा, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। बहुभाषा एनसीएफ के हिसाब से पॉजिटिव और सहज मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, इसको आंसर कर दो, 1 नंबर पक्का। आपकी दृष्टि से अभ्यास क्या करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, पॉजिटिव। बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, तो ये तो ना नेगेटिव, ना इसमें मेरा नेगेटिव है ना पॉजिटिव, तो ये होल्ड वाला है। और देखो एक चीज़ और बताऊँ, जो होल्ड वाले होते हैं वो होल्ड पे ही रह जाते हैं। बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, प्रश्न उत्तर, या देखो बच्चा जो आपके पास आ रहा है वो प्रश्न उत्तर सीखने नहीं आ रहा, ना वो उत्तर देने आ रहा है, वो क्या करने आ रहा है, वो क्रिएटिव चीज़ें करने आ रहा है, खुद सीखने आ रहा है, चीज़ों को समझना चाहता है, तर्क करना चाहता है, अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता है, दूसरों के विचार समझना चाहता है, इस सब चीज़ के लिए आ रहा है। प्रश्न उत्तर के लिए बच्चा नहीं आ रहा है, नेगेटिव। पाठ को समझने में मदद करते हैं, समझ पॉजिटिव। अब देखो फिर फंस गए, इस बार बहुत दो में फंस रहे हैं। ये दो तो बिल्कुल नेगेटिव होगा, ये दो पॉजिटिव हैं। तो आप देखो, अब देखो सीटेट में क्या होता है, मैं आपको बता दूं, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। सीटेट में सिर्फ वेटेज होता है, हर ऑप्शन का वेटेज हो सकता है। किसी ऑप्शन से बच्चा 20% सीख रहा है, किसी से 40, किसी से 60, किसी से 80, या किसी से 100।
तो कहने का मतलब है सबका वेटेज है, आपको उस वाले ऑप्शन को चुनना होता है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज हो। तो अब देखो, एक है तर्क, एक है समझ। अच्छा, बच्चा तर्क कब करेगा? बच्चा तर्क तब करेगा जब वो चीज़ों को समझ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो समझ है ना, ये इसमें अपने आप इंक्लूड है। ये ऑप्शन ज़्यादा विस्तारित है ए, क्योंकि तर्क बच्चा तभी करेगा जब चीज़ को समझ जाएगा। अब यहाँ समझ भी आ रहा है और तर्क भी आ रहा है, तो जब वो तर्क करने लगा इसका मतलब ये समझ तो उसमें ऑलरेडी है। तो आप किसको ऑप्शन करेंगे? आप फर्स्ट को ऑप्शन करेंगे, क्योंकि इसमें बच्चा ज़्यादा सीख रहा है। इसमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि बच्चा समझ तो चुका है, ये तब तर्क कर रहा है। दोनों वर्ड हालांकि पॉजिटिव थे, दोनों ऑप्शन पॉजिटिव थे। अब ज़्यादा जो पॉजिटिव है वो ए है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा सीखने का सही क्रम। देखो मैंने आपको बताया, सबसे पहले लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। इसको आप रट लो और इसको देख लेते हैं। एल लिसनिंग यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सेकंड। ये तो रटने वाली बात है, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता। भाषा वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज को प्रभावित करता है तथा समाज से प्रभावित होता है। यह कथन किसने कहा? यानी कि वो पूछ रहा भाषा के बारे में किसने बात की, तो सीधा सीधा हिसाब है, ये कॉमेस्की लिख दिया। ये कॉमेस्की नहीं, वो चोमेस्की है। चोमेस्की जो था उसने भाषा की बात की। उसने कहा, नोम चोमेस्की, कि भाषा बच्चा खुद जब पैदा होता है तो उसकी जो जन्मजात क्षमता होती है वो एक LAD लेके पैदा होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इसी के थ्रू वो भाषा को अर्जित करता है। इन्होंने चोमेस्की ने दो शब्द दिए, जनरेटिव ग्रामर, इस पर तो नहीं आ पा रहा, आप लिख लो, जनरेटिव ग्रामर और जनरेटिव, एक वर्ड और था अब ध्यान नहीं आ रहा मुझे, जनरेटिव ग्रामर दिया, हाँ यूनिवर्सल ग्रामर। जनरेटिव ग्रामर और यूनिवर्सल ग्रामर दिए, ये भी लिखे हुए कहीं आ जाए तो ये चोमेस्की के हैं। और ये पॉजिटिव ही समझ के चलना आप, अगर वो भाषा की बात कर रहा हो तो भाई इसका आंसर सीधा सीधा चोमेस्की होगा, क्योंकि देखो जब किसी की सेइंग कही जाती है तो हम इधर उधर नहीं जा सकते हैं, डायरेक्ट जाना पड़ता है। तो भाई दोस्तों, आज की जो क्लास थी यहीं ख़त्म करेंगे इसको, और उम्मीद करता हूँ आप क्लास पसंद आई हो। भाई अगर पसंद आई तो कमेंट जरूर करें, अच्छा नहीं करें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप बिल्कुल अच्छा कमेंट मत करो, आप बुरा वाला करो, जो चीज़ आपको बुरी लग रही है मैं उसको सुधारूंगा, लेकिन बताएं मुझे ज़रूर कि भाई अच्छा लगा या बुरा लगा। बाकी किसी भी तरह का गाइडेंस, किसी भी तरह के नोट्स चाहिए, आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, आपको सब कुछ मिलेगा। मैं आपकी वो सारी मदद करूंगा जिससे आपका सीटेट क्रैक हो जाए, क्योंकि जो मेरा मकसद ही है, जो मेरा थीम है वो क्या है, लेट्स क्रैक द सीटेट, और ये मैं करवाता हूँ अपने इंस्टीट्यूट में। तो मैं 100% रिजल्ट दे रहा हूँ 2012 से। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी पास हो जाएं। तो मित्रों, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।